Bonjour, students. Welcome back to our channel, University of Entrance, aka UNOFIN, जहां हम बोरिंग सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग स्टोरीज में बदलते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये चैप्टर हम कई सारे पार्ट्स में कवर करेंगे, तो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। नाउ स्टार्टिंग विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन सिर्फ एक रेवोल्यूशन ही नहीं, एक सोच थी, एक आवाज थी, और इसने पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को एक नया डायरेक्शन दिया। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, जैसे एनसीईआरटी में स्टार्ट किया है विद द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। पूरा पेरिस डरा हुआ था। किंग लुई 16 ने अपनी आर्मी को सिटी में भेजने का ऑर्डर दिया था। लोगों के बीच में रूमर फैल गया कि किंग ने आर्मी को सिटीजन्स पर ओपन फायर करने का ऑर्डर दिया है। अब इस डर के माहौल में ऑलमोस्ट 7,000 men and women gathered in front of the town hall. They decided कि अब अगर हमें इस अत्याचार से बचना है, तो हमें एक पीपल्स मिलिटिया बनानी ही पड़ेगी। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज पीपल्स मिलिटिया। सो आपने प्रोटेस्टर्स के बारे में तो सुना ही होगा। प्रोटेस्टर्स आर दोज जो धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, बट पीसफुली। बट जब वही प्रोटेस्टर्स गन और वेपन का यूज करने लगते हैं और वॉयलेंस पे आ जाते हैं, तो उसे हम मिलिटिया बोलेंगे। तो जो फ्रेंच लोग थे, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस गए, वेपन्स और अम्युनिशन की तलाश में। उनका मेन टारगेट था एक खास जगह, बैस्टाइल। बैस्टाइल एक पुराना फोर्ट्रेस प्रिजन था। जो भी राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करता था, राजा उसे इसी बैस्टाइल जेल में डाल देता था। तो बैस्टाइल अब सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये बन गई थी किंग की तानाशाही का अल्टीमेट सिंबल। और लोगों ने भी सोच लिया था, ब्रेक द सिंबल ब्रेक द रूल, तो चले गए वो भी। वहां बैस्टाइल में तोड़फोड़ करने लगे, और इसी तोड़फोड़ के दौरान वो वहां के कमांडर को भी मार देते हैं। वहां जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, उन्हें भी रिलीज कर देते हैं। दो 7 ही प्रिजनर्स थे, बट उन्हें भी रिलीज किया कर दिया जाता है। इस तोड़फोड़ के बाद फोर्ट्रेस में जितने भी पत्थर रिसोर्सेज जो भी था, उसको अपने साथ ले आते हैं और एज अ सोवेनियर रख लेते हैं, नहीं तो बेच देते हैं। एज अ सोवेनियर मतलब कि निशानी, अपने विक्ट्री का एक सिंबल टाइप मान लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। नाउ व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर इज, अभी हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर हम लोग कवर करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी। कॉजेस क्या थे इस रेवोल्यूशन के, आउटब्रेक कैसे हुआ, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स क्या है, अबॉलिशन ऑफ मोनार्की एंड राइज ऑफ रिपब्लिक क्या है, रेन ऑफ टेरर अंडर रॉबिस्पेयर क्या था, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे कैसे होता है, और इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ फ्रांस इन 18th सेंचुरी। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस, और इसके लिए उसने कई सारे नेबरिंग कंट्रीज से कर्ज लिया था और अमेरिका को दिया था पैसा टू हेल्प देम। अब अमेरिका को इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, बट पैसा इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका ने वापस नहीं किया फ्रांस को, और फ्रांस की पूरी ट्रेजरी खाली हो चुकी थी तब तक। तो अब सारे कंट्रीज वाले, अब सारे कर्ज वाले कर्ज मांग अपना पैसा मांगने चले आए, और इनके पास टोटल डेब्ट था 1 बिलियन लेवर्स का। लेवर्स उस समय की करेंसी होती थी। 1 बिलियन रेबल्स का, लेवर्स का। फिर इसको और बढ़ाते हुए इंटरेस्ट के साथ ये 2 बिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन एक्सपेंसेस ऑफ किंग एंड रॉयल्टी, बहुत हाई मेंटेनेंस था इनका। ये बहुत ज्यादा खर्च करते थे पैलेस में, रॉयल मैंशंस में, आर्मी पे, कोर्ट पे, स्कूल्स पे, बट नॉर्मल कॉमन पीपल की कंडीशन बहुत ही खराब थी उस समय। नाउ द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जो किंग थे, जैसे मैंने बताया, ही वाज लुई किंग 16। ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1774 में फ्रांस की जो थ्रोन थी वो असेंड करी थी, और ये तब सिर्फ 20 इयर्स के ही थे। और 20 इयर्स की एज में ही इन्होंने शादी कर ली थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिनका नाम था मैरी एंटोनिएट।
When Louis XVI ascended the throne, France was going through a financial turmoil, as I have already mentioned before. तो टॉकिंग अबाउट द ओल्ड regime मैंने पिछले स्लाइड में हाइलाइट किया है. द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. तो जब भी हम बात करेंगे फ्रांस सोसाइटी या उसके कोई भी इंस्टीट्यूशन की बिफोर 1789, उसे हम ओल्ड regime बोलते हैं. अब जैसे अब जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है, वैसे ही फ्रांस में एस्टेट सिस्टम प्रिवेल करता था. जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी. फर्स्ट वाज़ द क्लर्जी, जिसमें जो चर्च के पीपल थे वो सब आते थे, जैसे कि प्रीस्ट हो गया, फादर हो गए, ये सब. इनके पास बहुत पैसा था और बहुत पावर थी. टैक्स इन्हें नहीं देना पड़ता था. देन आते हैं सेकंड एस्टेट, जिसको हम नोबिलिटी बोलते हैं. राजा हो गए, उसके रिश्तेदार हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये सब नोबिलिटी में आते थे. और इनके पास बहुत सारी लैंड, लग्जरी, सर्वेंट एंड एवरीथिंग, इनके पास सब कुछ था. टैक्स नो, इन्हें भी नहीं देना पड़ता था. देन थर्ड में आते थे द कॉमन पीपल, जो भी बचे हुए लोग हैं, like peasants, farmers, shopkeepers, workers, एटसेट्रा, जो भी कॉमन पीपल थे. और सारे टैक्स इनसे ही पे कराए जाते थे. दो जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हुआ करते थे, उनके पास ज्यादा पैसा और पावर उनके हुआ करता था, थर्ड के पास नहीं होता था. बट पूरा टैक्स का भार थर्ड एस्टेट के ऊपर ही डाला गया था. तो इनकी हालत वाज लाइक, मेहनत भी करो, टैक्स भी दो और राइट्स भी ना मिले. नाउ टॉकिंग अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द ओल्ड regime, मैंने बताया जैसे कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, सारे थर्ड को ही देने पड़ते थे. तो देयर वर मेनी काइंड ऑफ टैक्स. तो जो मेन टैक्स थे, दैट वाज फर्स्ट वाज द टाइथ. टाइथ में क्या था? ये टैक्स चर्च को जाता था. तो जो 10% आपके खेत में कुछ भी उगा हो ना हो, आपको 10% चर्च को देना ही पड़ता था. वैसे ही आता है एक टाइल करके, जो डायरेक्ट टैक्स था स्टेट को, मतलब सेकेंड एस्टेट को जाता था, जिसमें कि किंग के पास सारा टैक्स पहुंचता था. पहले वाले में तो चर्च को जाता था, सेकंड वाले टाइल में ये स्टेट को जाता था. भले ही आपके पास इनकम हो ना हो, भरना पड़ता ही पड़ता था. इसके बाद भी कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इन्हें भरने पड़ते थे. जैसे डेली यूज का सामान हो गया, सॉल्ट, टोबैको, शुगर, ये सब पे टैक्स पड़ता था. सब बहुत महंगा हो गया था और बहुत ज्यादा टैक्स लगता था. और ये सब कौन कर रहा था? सिर्फ थर्ड एस्टेट को ही सब भरना पड़ता था. पहले के दो एस्टेट चिल मोड में थे एकदम. अब ये सब देख के थर्ड एस्टेट के लोगों के अंदर गुस्सा तो आएगा ही. सो द पीपल weren't जस्ट एंग्री, दे वर बॉइलिंग विद रेज. ऐसे स्टार्ट होता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ रैपिंग अप वेरी फास्ट, हमने क्या सीखा इस वीडियो में? हमने सीखा कैसे पेरिस का मूड 14 जुलाई 1789 को बिगड़ा, बैस्टाइल को क्यों तोड़ा गया, क्यों वहां के ब्रिक्स लोग घर ले गए, राजा के रॉयल लाइफ के पीछे छुपी हुई फ्रांस की एम्प्टी पॉकेट, ओल्ड रेजीम का सिस्टम कैसा अनफेयर था, जहां पे रिच रिलैक्स करते थे और पुअर को ही सारा सफर करना पड़ता था, और कैसे टैक्सेशन सिस्टम था उस समय. अब पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे और डीपली द डिक्लेरेशन ऑफ राइट, एंड ऑफ मोनार्की, रेन ऑफ टेरर, एटसेट्रा. इस पूरे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको क्या सबसे क्रेजी लगा, और सब्सक्राइब करो यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस को, एके यूनॉफिन को. थैंक यू.